एवरीवन, दृष्टि के ऑनलाइन टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम नेट जेआरएफ के भूगोल विषय के एक खास सीरीज पर चर्चा कर रहे हैं। सीरीज का नाम क्या है? ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक। और ज्योग्राफिक कंसेप्ट टॉक क्या है, तो हमने इसके बारे में पिछली हमारी जितने सीरीज थे, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, उनके बारे में इसके बारे में हमने चर्चा उसमें की है। ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक एक ऐसी सीरीज है जिसके अंतर्गत हम हमारे भूगोल विषय के पाठ्यक्रम के अंतर्गत, किस पाठ्यक्रम के अंतर्गत, नेट जेआरएफ में जो पाठ्यक्रम है भूगोल विषय का, उसमें कौन से खास टॉपिक हैं, उन खास टॉपिक पर यहाँ चर्चा करते हैं। वे टॉपिक हमारी परीक्षा के लिहाज से कैसे महत्वपूर्ण हो सकते हैं, हम वहाँ उनके बारे में यहाँ देखते हैं, डिटेल से उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है वायुमंडल की संरचना, जिसके अंतर्गत हम वायुमंडल की विभिन्न परतों के बारे में डिटेल से जानेंगे, डिटेल से इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जब हम जानेंगे कि आखिर वायुमंडल की संरचना में क्या क्या चीजें आती हैं, तो यह भी तो जानना जरूरी हो जाएगा कि आखिर वायुमंडल क्या है, क्योंकि वायुमंडल की भी तो कोई खास डेफिनेशन होगी। या जब आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से क्या वायुमंडल के घटकों में शामिल हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें से सही जवाब क्या होगा। ठीक है, एटमॉस्फेयर आखिर है क्या? एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल आखिर है क्या, क्योंकि हम वायुमंडल की ही परतों के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे और वायुमंडल की परतों के संदर्भ में प्रश्न हमेशा फ्रेम किया जाता है। एक न एक प्रश्न इसके बारे में होता ही है। जैसे प्रीवियस ईयर्स में एक प्रश्न पूछा गया था किसके बारे में? क्षोभ सीमा के बारे में, क्षोभ सीमा की ऊंचाई के संदर्भ में, कि आखिर भूमध्य रेखा में, मध्य अक्षांशों में और ध्रुवों पर क्षोभ सीमा की ऊंचाई कितने किलोमीटर होगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं इन्हीं सभी लेयर्स के बारे में, इनकी डिस्टेंस के बारे में, कैसे कैसे अन्य चीजें इनकी लंबाई, ऊंचाई या तापमान को प्रभावित करती हैं, इनके बारे में भी। सबसे पहले बात करें वायुमंडल की। वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर। तो ध्यान रखें, हमारी पृथ्वी के चारों तरफ जो बहुस्तरीय गैसों की परतें हैं या जो मल्टी लेयर्ड गैस है जिनसे पृथ्वी हमारी कवर्ड है, वही कहलाता है वायुमंडल। एक मल्टी लेयर्ड या कह सकते हैं बहुस्तरीय गैसों की कवर को, बहुस्तरीय गैसों की परतों को ही वायुमंडल कहा जाता है। आखिर वायुमंडल हमारे लिए जरूरी क्यों है? तो वायुमंडल हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि सूर्य से आने वाली जो हानिकारक परावैंगनी किरणें हैं, वायुमंडल उन्हें परावर्तित करने का भी कार्य करता है, उन्हें पृथ्वी तक पहुंचने से रोकने का भी कार्य करता है। इसलिए वायुमंडल अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। और जब आप भूगोल पढ़ें तो ध्यान रखें, भूगोल में वायुमंडल का अपने आप में बहुत महत्व है, क्योंकि वायुमंडल किन किन घटकों से मिलकर बना है? तो वायुमंडल विभिन्न गैसों से मिलकर बना है। वायुमंडल में जलवाष्प पाई जाती है, वायुमंडल में एरोसोल पाए जाते हैं या धूल के कण। एरोसोल यानी जहां पर धूल के कण जल की बूंदों से मिल जाए, उन्हें एरोसोल कहा जाता है। राख के कणों से या धूल से या रेत से, इन सभी से एरोसोल का निर्माण होता है। कालिख से एरोसोल का निर्माण होता है। ज्वालामुखी का उद्भेदन हो, उससे जो कण निकलते हैं उनसे एरोसोल का निर्माण होता है। तो ध्यान रखिए, जलवाष्प भी वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण कंटेंट है, एक महत्वपूर्ण संघटक है या कह सकते हैं घटक है। तो यहाँ पर कुछ गैसें भी पाई जाती हैं, जैसे कुछ गैसें स्थायी हैं, कुछ गैसें अस्थायी हैं। स्थायी गैसें यानी जिनका प्रतिशत यहाँ पर परिवर्तित नहीं होता या ये जल्दी से वायुमंडल के आसपास क्रिया नहीं करती, तो वे स्थायी गैसें कहलाती हैं। और जो आसपास क्रिया कर लेती हैं अन्य गैसों से, अन्य चीजों से, अभिक्रिया जिनकी जल्दी होती है वायुमंडल में, उन्हें परिवर्तनशील या वेरिएबल गैसें कहा जाता है। परिवर्तनशील गैसों के संदर्भ में कार्बन डाइऑक्साइड महत्वपूर्ण गैस है। देखते हैं उससे हरित गृह प्रवाह या हम कह सकते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलता है। हमने देखा ओजोन, क्योंकि ओजोन भी एक क्रियाशील गैस के रूप में शामिल की जाती है। ठीक है, तो देखिए हमने चर्चा की वायुमंडल के संदर्भ में कि आखिर वायुमंडल क्या है, वायुमंडल में कौन कौन से घटक हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारे एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण है, वह है वायुमंडल की परतें।
या वायुमंडल कितनी लेयर्स से मिलकर बना है, कौन कौन सी लेयर्स यहाँ पाई जाती हैं, इन लेयर्स में तापमान का परिवर्तन कैसे होता है, इन लेयर्स में वायुदाब का परिवर्तन कैसे होता है, ये लेयर्स कितने किलोमीटर तक पाई जाती हैं और ये कैसे हमारे लिए उपयोगी हैं। तो आइए देखते हैं वायुमंडल की परतों को और सबसे पहले चर्चा करेंगे कि आखिर वायुमंडल की ये जो विभिन्न परतें हैं ये कितने प्रकार की होती हैं। तो देखिए, अभी हमने चर्चा किया कि वायुमंडल विभिन्न परतों से मिलकर बना है, यानी यहाँ पर बहुत सी गैसों की परतें पाई जाती हैं। तो ये भी तो जरूरी है कि हमें पता हो कि कैसी परत कितने किलोमीटर तक है और इसका प्रभाव क्या है। ध्यान रखें, जब हम वायुमंडल की परतों के बारे में चर्चा करते हैं तो वायुमंडल की परतों को दो आधार पर देखा जाता है। पहला तापीय आधार पर, दूसरा रासायनिक आधार पर। आज हम जिस आधार को पढ़ेंगे वह है तापीय आधार। कि आप जैसे ही धरातल से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, यानी हम पृथ्वी के धरातल से ऊपर वायुमंडल की ओर बढ़ते हैं, तो वायुमंडल की ओर ऊपर जाते हुए कितनी लेयर हमें प्राप्त होती हैं, और जैसे ही हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं तो इन लेयर्स में तापमान का परिवर्तन कैसे होता है, किन वजहों से होता है, तापमान बढ़ता है या तापमान घटता है, किस लेयर में तापमान कितना बढ़ता है और किस प्रकार से अन्य घटनाएं घटित होती हैं। सबसे पहले बात करें वायुमंडल की तापीय प्रभाव की वजह से कि कितनी परतों में इसे डिवाइड किया गया है। तो देखिए, इसे बहुत सारे वैज्ञानिकों ने या भूगोलवेताओं ने शोध किया और शोध के बाद इन्होंने इसकी कुछ खास या 5 परतें बताई। जैसे सबसे पहले कहा परिवर्तन मंडल, जैसे ही पृथ्वी की धरातल से ऊपर की ओर उठेंगे तो जो पहली परत होगी उसे उन्होंने परिवर्तन मंडल कहा। आगे बढ़ते गए उन्होंने कहा कि अगली जो परत है, आगे की ओर हम बढ़ते जाएंगे, हमें मध्यमंडल मिलेगा, मध्यमंडल के बाद हमें आयन मंडल मिलेगा, आयतन मंडल मिलेगा, ताप मंडल मिलेगा, और इसके बाद आगे की अन्य परतों के बारे में उन्होंने चर्चा की। लेकिन बहुत सारे मतों के अनुसार एक स्पष्ट राय बनी और मुख्यतः वायुमंडल को 4 परतों में विभाजित कर दिया गया। यानी वायुमंडल की यदि हम बात करें, वायुमंडल की परतों की बात करें, तो वायुमंडल को मुख्यतः तापीय आधार पर 4 परतों में डिवाइड किया गया है, जिसमें कहा गया कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाएगी क्या, परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल। परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल। इसके बाद दूसरी परत, क्षोभ मंडल के ऊपर वाली परत को इन्होंने नाम दिया मध्य मंडल, माफ कीजिएगा, समताप मंडल। समताप मंडल के बाद उसके ऊपर वाली परत को इन्होंने नाम दिया क्या, मध्य मंडल। और मध्य मंडल के बाद जो सबसे ऊपरी परत, जिनमें आम सहमति बनी कि चौथी परत कौन सी होगी, तो चौथी परत को इन्होंने नाम दिया ताप मंडल। और इनके क्रमशः इंग्लिश में नाम है, सबसे पहले है ट्रोपोस्फियर, ठीक। ट्रोपोस्फियर के बाद हमने देखा समताप मंडल, और समताप मंडल को इन्होंने आगे बढ़ते हुए नाम दिया कि यह होगा स्ट्रेटोस्फियर। इसके बाद आगे बढ़ते गए और इन्होंने मध्य मंडल को नाम दिया मेसोस्फियर। और सबसे टॉप जो लेयर्स पाई जाती है वायुमंडल में सबसे ऊपर, इसे इन्होंने नाम दिया क्या, थर्मोस्फियर। इस तरह तापीय आधार पर वायुमंडल को 4 लेयर्स में इन्होंने डिवाइड कर दिया। सबसे पहले बात करते हैं हम परिवर्तन मंडल की या क्षोभ मंडल की। आखिर यह क्या है? क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल क्यों कहा जाता है? क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वायुमंडल की सबसे निचली लेयर है और ऐसा देखा जाता है कि यहाँ पर तापमान में, गैसों में या आसपास जो वायुदाब है, जलवाष्प है, इसमें सबसे ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है। जो सभी मौसमी घटनाएं हैं वो भी क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं।
जीवधारियों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसकी वजह से इनका अस्तित्व बचा हुआ है, वह कहां पर है? क्षोभ मंडल में। इसके अलावा जो ग्रीक भाषा का शब्द है ट्रोपो, क्योंकि हमने इसे देखा ट्रोपोस्फेयर, तो जो ट्रोपो शब्द है उसका मतलब होता है मिश्रण, और मिश्रण यानी विक्षोभ उत्पन्न होना, और जहां विक्षोभ और मिश्रण हो वहां पर परिवर्तन भी होता रहेगा। इस वजह से इसका नाम आगे चलकर इन्होंने क्या दिया? परिवर्तन मंडल। लेकिन जो मुख्य कारण है कि आखिर क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल क्यों कहा जाता है, तो इसका मुख्य कारण यही है क्योंकि यहाँ पर जो गैसीय द्रव्यमान है या जो गैसीय प्रतिशत है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर जो भी गैसों में मौजूद तापमान में परिवर्तन है, जो वायुदाब में परिवर्तन है, जलवाष्प में परिवर्तन है, वह इसी मंडल में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि मौसमी परिवर्तन यही होता है, इसलिए इसे परिवर्तन मंडल कहा जाता है। ध्यान रखेगा। बात करें वायुमंडल में इसके निर्माण की, समस्त वायुमंडल में कितने किलोमीटर तक इसकी डिस्टेंस है, तो ध्यान रखिएगा कि वायुमंडल में इसे धरातल से कितने किलोमीटर तक? धरातल से 20 किलोमीटर तक माना है, यानी 20 किलोमीटर तक जो टोटल डिस्टेंस है वह क्या है? वह है क्या? ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के बारे में एक खास बात यह है कि ट्रोपोस्फियर की जो परतें हैं उसे दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है, यानी क्षोभ मंडल को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। इसे आप कह सकते हैं दो परतों के रूप में देखा गया है। सबसे पहले 1 से 3 किलोमीटर की जो परत है उसे घर्षण परत के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो धरातल है इस पर चलने वाली जो हवा है या वायु है, सबसे अधिक यहां पर इसकी दिशा और गति में क्या? रुकावट पैदा करती है। तो धरातल यहां पर चलने वाली हवा की दिशा और गति में सर्वाधिक रुकावट इसी परत में यहां पर पैदा करता है। इस वजह से इसका नाम क्या है? घर्षण परत। यहां पर हवा या वायु जो यहां पर प्रवाहित होती है उसमें घर्षण होता है धरातल की वजह से, इसलिए इसे घर्षण परत कहा जाता है। और इसकी जो ऊंचाई है वह लगभग 1 से 3 किलोमीटर मानी गई है। और इसके बाद दूसरी परत पाई जाती है, और अमूमन दूसरी परत का ज्यादा प्रभाव धरातल पर या धरातल का दूसरी परत पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो एक और बात ध्यान रखें कि 1 से 3 किलोमीटर तक सर्वाधिक परिवर्तन भी देखने को मिलता है। ठीक है, एक और बात ट्रोपोस्फेयर के बारे में ध्यान रखिएगा, ट्रोपोस्फेयर या क्षोभ मंडल के बारे में, इसकी सबसे ऊपरी जो लेयर है उसे क्या कहा जाता है? ट्रोपोपॉज। यहां पर आकर जो परिवर्तन है वह पॉज हो जाते हैं, रुक जाते हैं, इसलिए इसे ट्रोपोपॉज कहते हैं। तो कैसे परिवर्तन रुक जाते हैं? ध्यान रखें, क्षोभ मंडल में जैसे ही आप ऊपर की ओर बढ़ेंगे या क्षोभ मंडल में जैसे ही ऊंचाई पर आप जाएंगे तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी देखने को मिलती है, यानी तापमान में गिरावट आती है। यह तापमान में गिरावट प्रति 1000 मीटर में 6.5 अंश सेल्सियस की देखी जाती है। तो ध्यान रखें, क्षोभ मंडल में ऊंचाई की ओर बढ़ने पर तापमान में गिरावट आती है, और एक ऐसी स्थिति है जिसे हम क्षोभ सीमा कहते हैं। क्षोभ सीमा में पहुंचने पर तापमान में यह गिरावट क्या होती है? पॉज हो जाती है। ध्यान रखें, ठीक है। और क्षोभ सीमा में गिरावट लगभग कितनी पहुंच जाती है? -70 अंश सेल्सियस, ठीक है, या डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखें, -70 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर क्या हो जाता है? गिर जाता है। इतनी गिरावट टेम्परेचर में देखने को मिलती है। कहां पर? क्षोभ मंडल में। हमने चर्चा की किसके बारे में? परिवर्तन मंडल यानी क्षोभ मंडल के बारे में, जिसे हम ट्रोपोस्फेयर भी कहते हैं। और इसकी सबसे ऊंची जो ऊंचाई सीमा होती है, सबसे ऊपरी सीमा होती है, ध्यान रखें, सबसे ऊपरी सीमा को ट्रोपोपॉज या क्षोभ सीमा के रूप में जाना जाता है। हमने इसके परिवर्तन के बारे में भी जान लिया, यह भी जान लिया कि इसमें मौसम और जलवायु में सबसे ज्यादा यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिलता है, इसलिए यह क्या है? एक महत्वपूर्ण परत मानी जाती है। ठीक है, अब 20 किलोमीटर से ऊपर की जो डिस्टेंस है उसके बाद आता है क्या? समताप मंडल। अब इसका नाम समताप मंडल क्यों है? इसका नाम समताप मंडल इसलिए है क्योंकि इस मंडल में ऐसा माना जाता था अमूमन, यानी सबसे पहले माना गया कि समताप मंडल का नाम इसलिए समताप मंडल है क्योंकि यहां पर ना तो तापमान में वृद्धि होती है और ना ही तापमान में ह्रास होता है।
यानी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, तापमान समान बना रहता है, इसलिए इसे समताप मंडल नाम दिया गया था। लेकिन बाद में और भी स्टडीज हुई और पाया गया कि यहाँ पर तापमान में परिवर्तन होता है। क्या पाया गया? बहुत सारी स्टडीज के बाद देखा गया कि तापमान या समताप मंडल में जब आप आगे बढ़ेंगे तो अमूमन पहले तो कई लोगों ने कहा कि जो मध्य अक्षांश है, हमने पृथ्वी के बारे में पहले भी चर्चा की, यह है पृथ्वी और यह है 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है, और यहाँ पर मध्य अक्षांश यह है ध्रुव, ठीक है। तो सबसे पहले माना गया कि जो मध्य अक्षांश है, यहाँ पर जो समताप मंडल है, सबसे पहले इसके बारे में चर्चा हुई कि इसकी ऊंचाई कितनी हुई। तो कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पर 80 किलोमीटर मान लीजिए, ठीक। लेकिन जो आम सहमति बनी कि हम भूमध्य रेखा और मध्य अक्षांशों के बीच औसत निकाल लेते हैं, तो औसत के अनुसार से इसकी जो ऊंचाई है वह 50 किलोमीटर मानी गई। यानी समताप मंडल की ऊंचाई 50 किलोमीटर मानी जाती है। और समताप मंडल में पहले माना गया कि टेम्परेचर में बदलाव नहीं होता, लेकिन बाद में कई स्टडीज हुई और पाया गया कि यहाँ पर ओजोन के उपस्थिति की वजह से, ओजोन की उपस्थिति के कारण यहाँ पर तापमान में परिवर्तन होता है। यानी जैसे ही आप क्षोभ मंडल से ऊपर की ओर उठते हैं तो तापमान बढ़ने लगता है। और तापमान क्यों बढ़ता है? ओजोन की उपस्थिति की वजह से, ठीक है। तो ध्यान रखें, समताप मंडल के बारे में क्या बात है कि समताप मंडल में तापमान बढ़ता है। और यह कब पुष्टि हुई इसकी पुष्टि हुई जब इसकी सबसे ऊपरी परत तक पहुंचा गया, जिसका नाम रखा गया क्या? स्ट्रेटोपॉज। स्ट्रेटोपॉज पर जो टेम्परेचर है वह 0 अंश सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। यानी यहां तो -70 था, यानी टेम्परेचर बढ़ा तब तो इसके सबसे ऊपरी सीमा पर यह 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। तो इसलिए यह निकल कर बात सामने आई कि ओजोन की उपस्थिति की वजह से, ओजोन कणों की उपस्थिति की वजह से यहाँ पर क्या हुआ है? टेम्परेचर बढ़ा है, इनके बीच में टकराहट हुई है, गति हुई है, इस वजह से टेम्परेचर क्या हो गया? बढ़ गया, ठीक है। अब एक और बात ध्यान रखें, चूंकि हमने क्षोभ सीमा के बारे में पढ़ लिया, समताप मंडल के बारे में पढ़ लिया, इसके बारे में जान भी लिया। अब सबसे बात कि अब इसके ऊपर वाली लेयर कौन सी है? तो अभी हमने इसमें लिखा था क्या? सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल। तो हम बात करेंगे किसके बारे में? मध्य मंडल के बारे में। अब बात आती है कि मध्य मंडल कितने किलोमीटर तक है? तो मध्य मंडल के बारे में माना गया क्या कि मध्य मंडल की जो ऊंचाई है 50 से ऊपर है, लेकिन कई बार फिर चर्चाएं हुई कि 50 से कितना, तो माना क्या कि मध्य मंडल की ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर तक है। मध्य मंडल में क्या बात हुई? मध्य मंडल में पुनः टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिली। यानी जैसे ही ट्रोपोपॉज से ऊपर बढ़ा जाता है और जैसे ही हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तो टेम्परेचर में वापस से गिरावट होने लगती है। ध्यान रखें कि हमने देखा विभिन्न लेयर्स पे आखिर तापमान में कहीं गिरावट हो रही है, कहीं वृद्धि हो रही है, फिर गिरावट हो रही है और वृद्धि हो रही है। तो ऐसा देखा गया कि जब जब टेम्परेचर में गिरावट होती है या टेम्परेचर में बढ़ोतरी होती है, खास तौर पर जब टेम्परेचर में बढ़ोतरी होती है तो तापीय प्रतिलोपन की घटना देखने को मिलती है। अब तापीय प्रतिलोपन क्या है? तापीय प्रतिलोपन का अर्थ यह है जब गर्म हवा ऊपर की ओर उठ रही हो और उसके ठीक नीचे ठंडी हवा आकर उसका स्थान ले रही हो, तो वाताग्र की स्थिति बनती है। और इसे क्या कह दिया जाता है कि यह कंडीशन क्या कहलाती है? तापीय प्रतिलोपन कहलाती है। यानी जब गर्म हवा ऊपर की ओर उठती है गर्म होकर, तो ठंडी हवा उस स्थान को भरने की कोशिश करती है। इस वजह से वहां पर प्रतिलोपनता की स्थिति पैदा होती है ठंडी और गर्म हवा के बीच में, इसलिए उसे तापीय प्रतिलोपन कहा जाता है। यानी तापमान में डिफरेंस, प्रतिलोम, अंतर देखने को मिला। प्रतिलोम का अर्थ क्या है? अंतर, ठीक है, अलग, डिफरेंस के लिए, ठीक है। व्युत्क्रमानुपाती के लिए जैसा सेंस हम लेते हैं, आप प्रतिलोपन के लिए उल्टे के सेंस में इसे रख सकते हैं, ठीक है। समझने के लिए आपको बताया गया,
ठीक है। तापीय प्रतिलोपन की घटना ध्यान रखें क्षोभ मंडल में भी घटित होती है। क्यों? क्योंकि आप जैसे ही नीचे परत से ऊपर वाली परत में बढ़ेंगे तो टेम्परेचर गिर रहा है, यानी यहां पर टेम्परेचर ज्यादा है और यहां कम है। तो जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो गर्म हवा ऊपर की ओर उठेगी, ठंडी हवा उस स्थान को भरने की कोशिश करेगी, तापीय प्रतिलोमता की घटना देखने को मिलेगी। और यही घटना कहाँ देखने को मिलती है? मध्य मंडल में। ध्यान रखें, मध्य मंडल में भी तापीय प्रतिलोमिता की घटना देखने को मिलती है, लेकिन कहाँ? सबसे ऊपर वाली परत में। ठीक है। और यहां भी टेम्परेचर गिरते गिरते 80 किलोमीटर तक, -80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, कभी कभी -100 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। कहां पर? 80 किलोमीटर के डिस्टेंस में। ध्यान रखिएगा। तो हमने देखा इसमें तापमान में परिवर्तन को, और तापमान के में परिवर्तन कैसे प्रभावित करता है आसपास चीजों को, वातावरण को, विभिन्न लेयर्स को। ठीक है, क्योंकि लेयर्स महत्वपूर्ण है इसके बारे में जानना। तो आपने क्या देखा? क्षोभ मंडल में टेम्परेचर गिर रहा था, समताप मंडल में टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा, और जब जैसे ही मध्य मंडल तक पहुंचा गया तो वापस से टेम्परेचर क्या हो गया? कम होने लगा। और जो सबसे ऊपर वाली इसकी लेयर है जिसे मेसोपॉज कहते हैं, वहां पर आकर टेम्परेचर क्या हो गया? -80 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो ध्यान रखें, मध्य मंडल को क्या कहा जाता है? मेसोस्फीयर, और इसकी सबसे ऊपरी सीमा को मेसोपॉज, जहां पर आकर इस पूरी सीमा की जो भी गतिविधियां हैं वो पॉज हो जाएं, उसे क्या कहा गया? मध्य मंडल की वह सीमा जहां पर सारी चीजें पॉज हो गई, तो मध्य सीमा, जिसे आप मेसोपॉज के रूप में ले सकते हैं। ठीक है। तो सबसे ऊपरी वाली परत को क्षोभ मंडल की क्या कहा गया? ट्रोपोपॉज। समताप मंडल की सबसे ऊपरी वाली परत को स्ट्रेटोपॉज, और मेसोपॉज की सबसे ऊपरी वाली परत को, माफ कीजिएगा, मेसोस्फीयर की सबसे ऊपरी वाली परत को क्या कहा गया? मेसोपॉज कहा गया। ठीक है। तो इस तरीके से हमने 3 लेयर्स को देखा। कौन कौन सी? क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल। अब बात आती है ताप मंडल के बारे में। सबसे ऊपरी परत जो है ताप मंडल कहलाती है, और जो ताप मंडल है उसे 2 भागों में बांटा गया है। ठीक। चौथी परत है ताप मंडल, या आप थर्मोस्फीयर कह सकते हैं। तापमंडल को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। तापमंडल 2 भागों में डिवाइडेड है। किन किन भागों में? तो ध्यान रखें, तापमंडल को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जिनका नाम क्रमशः आयन मंडल और आयतन मंडल है। आयन मंडल और आयतन मंडल है। अब यह क्या है? आयन मंडल और आयतन मंडल। इसे कैसे डिवाइड किया गया है? तो दरअसल जो आयन मंडल है, इस आयन मंडल की जो टोटल ऊंचाई बताई गई है वह 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर बताई गई, और 80 से 640 किलोमीटर को भी 4 परतों में डिवाइड कर दिया गया, 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया, जिन लेयर्स को क्रमशः डी, ई, एफ और जी लेयर दिया गया। नाम इनका दिया गया, ध्यान रखें। तो इसको 4 लेयर में डिवाइड कर दिया गया, और ये 4 लेयर कौन कौन सी हैं? ध्यान रखें, डी, ई, एफ और जी परत, यानी इसमें इन्हें 4 लेयर में डिवाइड किया, डी, ई, एफ और जी। डी परत, ई परत, एफ परत और जी परत, और इनकी भी अपनी अपनी ऊंचाई निर्धारित कर दी गई, अपनी अपनी डिस्टेंस निर्धारित कर दिया गया। जैसे 80 से लगभग 99 किलोमीटर तक इन्होंने डी परत को रखा। और डी परत क्या है? डी परत वह परत है जहां पर निम्न जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है उसे परावर्तित कर दिया जाता है पृथ्वी की तरफ, जबकि जो उच्च फ्रीक्वेंसी है या मध्यम रेडियो फ्रीक्वेंसी है इसे यह परत एब्जॉर्ब कर लेती है, इसे यह क्या कर लेती है? सोख लेती है, और यही डी परत है। तो डी परत के बारे में ध्यान रखिएगा क्या, कि यह निम्न रेडियो फ्रीक्वेंसी को पृथ्वी की तरफ भेज देती है या परिवर्तित कर देती है। ठीक है। और इसका डिस्टेंस क्या है? ध्यान रखें, 80 से 99 किलोमीटर। 99 के बाद ध्यान रखें कि 100 से लगभग 130 किलोमीटर का डिस्टेंस है ई परत का। ई परत 2 तरीके से फॉर्म होती है, E1 और E2। किस तरीके से? पहली बार जो सौरिक विकिरण है उसका जब नाइट्रोजन के अणुओं के साथ अभिक्रिया होती है तो E1 परत बनती है,
और जब सौर्य की विकिरण की ऑक्सीजन के अणुओं के साथ अभिक्रिया होती है तो E2 परत बनती है। और E1 E2 परत, इन परतों के बारे में यदि हम चर्चा करें तो E परत के बारे में खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि यह रेडियो फ्रीक्वेंसी की जो मध्यम और उच्च फ्रीक्वेंसी है, खासतौर पर मध्यम, उन्हें क्या करती है, यह पृथ्वी की ओर परावर्तित कर देती है। यानी रेडियो जो सिग्नल वाला काम है ये इन परतों के माध्यम से ही होता है, इसलिए इसे आयन मंडल के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं F परत के बारे में। ठीक है, तो F परत के बारे में ध्यान रखिएगा कि लगभग, चूंकि E परत का क्या है, E2 परत के बारे में चर्चा करें तो 130 से 150 किलोमीटर E2 परत है। ठीक है, जो जिसका फॉर्मेशन कैसे होता है, सौर्यिक विकिरण का ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया होती है तो E2 परत बनती है। फिर आगे बढ़ते हैं, E1 E2 परत तो हो गई। अब यहाँ पर F1 F2 परतें भी बनती हैं, लेकिन इनमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। अब F1 और F2 परत क्या करती हैं, तो ध्यान रखिएगा F1 और F2 परत, इनकी सबसे पहले आपको यह भी तो पता होना चाहिए कि इसका डिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो लगभग 150 से 380 किलोमीटर तक, 150 से 380 किलोमीटर तक F परत आपको मिलेंगी, जो कि F1 और F2 के रूप में प्राप्त होंगी। और इनका मुख्य कार्य यही है कि जो उच्च रेडियो फ्रीक्वेंसी है, जो उच्च रेडियो सिग्नल है, उन्हें पृथ्वी को परावर्तित कर देना। उच्च रेडियो सिग्नल यह पृथ्वी को भेजती हैं। ठीक है, तो ये परत किसका काम है, यह है F परत का काम। और उसके बाद हम बात करें G परत की, तो G परत भी यही कार्य करती है। अब इनके बारे में और खास बात ध्यान रखें, जो D, E और F परतें होती हैं, ये चूंकि सौर्यिक विकिरण की वजह से इन परतों का निर्माण होता है, तो सूर्यास्त के बाद ये जो परतें हैं वे दिखाई नहीं देती हैं वायुमंडल में, लेकिन सूर्योदय के बाद ये परतें फॉर्म होती हैं और सूर्यास्त के बाद ये परतें लुप्त हो जाती हैं। ठीक है, तो इस बारे में भी आप ध्यान रखिएगा। रेडियो सिग्नल्स के जो कार्यक्रम है, जो भी कार्य है, उनका जो प्रसारण होता है पृथ्वी की तरफ, वो किसकी वजह से होता है, आयन मंडल की वजह से होता है। अब बात करते हैं 640 किलोमीटर के ऊपर की बात, यानी आयतन मंडल के बारे में। तो आयतन मंडल के बारे में खास बात ध्यान रखें, जैसे ही आयतन मंडल की ओर प्रवेश किया जाता है, यहाँ पर टेम्परेचर लगातार बढ़ता है और आयतन मंडल की जो बाह्य मंडल, इसे हम बाह्य मंडल के तौर पर भी जानते हैं, और इसके बाह्य हिस्से के बारे में अभी तक कोई खास जानकारी नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि यदि ऐसा हुआ, पॉसिबल हुआ कि आप इस मंडल में, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत अधिक है, 5560 लगभग अंश डिग्री सेल्सियस, या बताया गया है कि 5560 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर है, लेकिन इतने अधिक टेम्परेचर में भी कुछ खास बातें हैं, यानी जो वायु के कण हैं इनमें विरलता है, यहाँ पर इनका घनत्व कम है, और घनत्व कम होने की वजह से यहाँ पर इतनी अधिक टेम्परेचर होने के बाद भी इसका अनुभव नहीं होता है। ठीक है, तो कुछ खास घटनाएं हैं, कुछ खास घटनाक्रम आप कह सकते हैं कि आयतन मंडल में क्या होती हैं, घटित होती हैं। जैसे कुछ खास तरीके की घटनाएं, जैसे ऑरोरा, आपने ऑस्ट्रेलियन के बारे में सुना होगा, ऑरोरा बोरियोलिस के बारे में सुना होगा। तो ये दोनों घटनाएं घटित होती हैं कहाँ पर, ये दोनों घटनाएं घटित होती हैं आयतन मंडल में। तो इस तरीके से हमने चर्चा कर ली किसके बारे में, वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख परतों के बारे में, और इन परतों में कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं इसके बारे में भी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा वायुमंडल की कितनी परतें हैं, इनके प्रभाव क्या क्या हैं, कौन कौन सी परतों में किस तरीके के परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। तो आयतन मंडल में आप ध्यान रखें ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस और ये घटनाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये घटनाएं दरअसल हैं क्या, आपको लगेगा जैसे आतिशबाजी हो रही हो वायुमंडल में। तो इस तरीके की जब घटनाएं देखने को मिलती हैं, खासकर उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के संदर्भ में, तो इसे ही ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस और बोरियोलिस के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं हमारे अगली वीडियो के साथ। लेकिन एक और खास बात यह कि यदि आप इंग्लिश में इस वीडियो को देखना चाहते हैं, या आप इंग्लिश में किसी विषय को पढ़ना चाहते हैं, जो दृष्टि का जो यूट्यूब चैनल है टीचिंग एग्जाम का, उसमें इंग्लिश वाली वीडियो भी अवेलेबल है। ठीक है, तो आप उसमें सर्च कर सकते हैं इंग्लिश की वीडियोज और देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।